आज का इस चैप्टर के नाम है हमारा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के बाद एक तरफ से ये यूनिट है हमारी, क्योंकि एक सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, इसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये तीन चीज काफी कंपलसरी है। इन तीनों को एक साथ ही हमें पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है। तो आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या और कौन कौन से रेट्स जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एक एक आर्टिकल्स को हम पहले समझेंगे। ठीक है, सब चीजें सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, द राइट्स और फ्रीडम ग्रांटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही ये होता है जो हमें संविधान के द्वारा दिया गया हो, जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो राइट्स नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स ये इसलिए इनको कहा गया है क्योंकि ये सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ने पब्लिक को दिए हैं, और अगर इनका वॉयलेंस होता है तो पब्लिक सीधे कोर्ट्स जा सकती है, और कोर्ट्स इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर भी दे सकती है, एनफोर्स यानी इम्प्लीमेंट करने, लागू करने के लिए। तो सीधे बात कहें हम तो फंडामेंटल राइट्स के हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना हमारी बॉडी का। अगर बॉडी के एक एक पार्ट्स को काट दिया जाए, चाहे लेग के या नोज को या आइज को, सब कुछ, तो बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। वैसे ही अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमारे लाइफ में ना रहे, चाहे राइट टू इक्वलिटी हो या फ्रीडम हो, है ना, एंड रिलीजन का राइट्स हो, राइट टू एजुकेशन हो, कल्चर हो, तो ये सब राइट्स ना हो तो एक इंसान कैसे इस धरती पर रहने का एक क्या मतलब हो सकता है कि इनके बिना जिंदगी पॉसिबल ना हो। तो एक राइट्स काफ़ी ज़रूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए और जीने लाइफ को जीने के लिए भी, तो उतना ही ज़रूरी जितना हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं ये कि फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने हैं और कैसे हैं, क्यों हैं। देखो, सबसे पहले राइट्स की डिमांड आज से नहीं है ना। राइट्स की डिमांड जब हम एक बार एक इमेजिनेशन करते हैं अपनी, जब ये फॉर्मेशन हुआ होगा इस अर्थ का, तो इंसान जब पब्लिक जब धरती पे आई तो उस टाइम भी इंसान के पास राइट्स रहे हुए होंगे, जो राइट्स इंसानों को नहीं दिया किसी ने। तो जब हम ऐसे राइट्स की जब बात करते हैं जो लोगों को किसी ने नहीं दिया, उसको हम सिंपल नेचुरल राइट्स कहते हैं। ये नेचुरल राइट्स, जॉन लॉक एक पॉलिटिकल थिंकर है, जॉन लॉक, इसने अपनी बुक में बताया है कि इंसानों को 3 राइट्स, नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। ये तीनों राइट इंसानों को नेचर ने दिए हैं, और नेचर ने दिए हैं तो इसको राइट को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब जरा हम ये समझते हैं कि ये तीनों अधिकार आज हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। ऐसा इसलिए क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही ये होता है कि लोगों को जीने के लिए ऐसे राइट्स दिए जाने चाहिए जिससे वो जीवन यापन यानी सरवाइव कर सके इस अर्थ के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जॉन लॉक की ये बात सही साबित होती है कि फंडामेंटल राइट्स में हमारे वो नेचुरल राइट्स भी शामिल किए गए हैं जो एज एक ह्यूमन बींग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रॉपर मीनिंग के एंड क्या क्या इसके अंदर है। देखो, सबसे पहले जब हम संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं। उन 22 पार्ट्स में से जो थर्ड पार्ट्स है, जो तीसरा भाग है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, और जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर डीपीएसपी के बारे में बताया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि संविधान के भाग 3rd में है, और आर्टिकल 12 से लेके 36 कवर करता है ये, यानी कि आर्टिकल 12 से लेके 36 के बीच में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। लेकिन अगर हम देखेंगे बुक्स वगैरह सभी जगह पे, तो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक दिया गया होता है ये, ठीक है, बुक्स वगैरह के अंदर। लेकिन एक्चुअली में जो अगर आप हायर एजुकेशन में जब जाओगे, जब मान लो यूपीएससी की जब प्रिपरेशन करोगे, जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे आप, तो उस टाइम पढ़ोगे कि 12 और 13 में क्या है, एंड 32 के बाद जो 36 तक आर्टिकल्स है उसमें क्या है। अभी जो हमारा सिलेबस में क्लास 11 12 तक, वो हमें सिर्फ सिंपल 14 से लेकर 32 तक पढ़ना होता है। बेसिकली जो 12 और 13 है, ये हमें वो बताते हैं जैसे कि इन राइट्स को कैसे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिले, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, ये इन सब के बारे में बात करते हैं। तो मेनली जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, आइए,
कि जो हमारे पास 6 राइट्स है, टोटल 6 जो हमारे पास टोटल राइट्स है। सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया तो उसके अंदर टोटल 7 राइट्स थे। 7वां जो अधिकार था हमारे पास कौन सा, प्रॉपर्टी का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया। उसको हटाने के भी काफ़ी रीजंस थे, क्योंकि सरकार वेलफेयर काम नहीं कर पा रही थी, सरकार कोई वेलफेयर काम नहीं कर पा रही थी, एंड तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार, यानी प्रधान प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो, देन उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 3 यानी कि धारा 301 के अंदर एक लीगल राइट है। ये लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दैट मीन्स अगर आपको मैं राइट्स की डेफिनेशन बताऊं, अगर राइट्स हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम लीगल राइट्स कहते हैं, एक को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। लीगल राइट्स का मतलब जिनको कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, यानी कि लीगल प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि अगर लीगल राइट्स ये है हमारे पास और अगर कोई इसका वॉयलेंस करता है तो लीगल रूप से उसके ऊपर सुनवाई नहीं की जाएगी, लेकिन सीधे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब ही ये होता है कि अगर इसका वॉयलेंस हुआ तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन लीगल राइट्स में पहले हमें देखते हो लोअर कोर्ट यानी कि सब कोर्ट, डिनोट कोर्ट का, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, है ना, फिर हम पहले लोअर कोर्ट से स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम आगे की पोजीशन पे जाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में सीधे हम सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं अपनी इसकी सुनवाई करने के लिए, अगर इसका उल्लंघन होता है तो। ठीक है, चलिए तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल राइट्स हैं वो 6 राइट्स जो बचे हुए हैं, उनमें सबसे पहला जो राइट है वो राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी का। अब राइट टू इक्वालिटी में ऐसा क्या है और ये हमारे लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए। और इसके अंदर बेसिकली 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम इन 2 पॉइंट्स को भी समझेंगे कि इन 2 पॉइंट्स में ऐसा क्या है जो राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन कर देता है। पहले हम ये देखते हैं कि टोटल जो हमारे पास 6 राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की सोल का है ना, आत्मा का है, क्योंकि ये काफी जरूरी है। क्योंकि अगर इन 5 अधिकारों को, इन 5 राइट्स को इंप्लीमेंट करना है तो ये राइट होना जरूरी है, रेमेडीज, क्योंकि यही राइट इन 5 राइट्स को प्रोटेक्शन देता है, ताकि इनका कहीं वॉयलेंस हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब एक एक करके हम चलिए राइट्स पे पहले बात करते हैं कि आखिर ये राइट्स कहते क्या है और राइट्स का मतलब क्या है, तो हम ये तो समझ गए हैं। तो सबसे पहला जो हमारे राइट स्टार्ट होता है वो होता है राइट टू इक्वलिटी से। ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है ये। ठीक है, चलिए जानते हैं पहले इसमें क्या है। सबसे पहला है 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कानून के समक्ष सभी समान है, यानी कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। कानून सभी को एक जैसा ही देखेगा। एंड बी पॉइंट में ये भी कहा गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको मतलब कि कह सकते हो मनाही, प्रोविजंस कहा गया, जैसे नो शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस, है ना। आर्टिकल 15 में देखोगे आप तो साफ बताया गया है, नो वन शैल बी डिनाइड कैसे टू एंटर शोज, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, प्लेस, है ना। मतलब कि उनके कास्ट, रिलीजन, रेस और प्लेस के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सिंपल बात राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 15 में है। एंड 16 में आएंगे हम तो देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड कोई भी हम पब्लिक जॉब पाना चाहते हैं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट जॉब से है, तो सीधा चाहे आप किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक इक्वलिटी दिया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन साथ में ये भी प्रोविजन भी किया गया है कि ऐसे कास्ट यानी कि ऐसे क्लास के लोग जो काफ़ी बैकवर्ड हैं, जैसे ST, SC एंड OBC वगैरह हो गए, तो इनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया जाना चाहिए, जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है अमेरिका वगैरह के अंदर, और अमेरिका से मतलब ज़्यादातर हमने लिए वेस्टर्न कंट्रीज जैसे ब्रिटेन वगैरह से लिए हैं, तो हमने इसको कह दिया रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन इंडिया के अंदर दिया जाता है, इसी बेस पे दिया जाता है ताकि जो लोग जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उनके साथ जस्टिस किया जा सके। कुछ
तो एक एक्सेप्शनल केस मान सकते हो इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 17 आर्टिकल में क्या क्या है, 16 में तो ये हो गया हमारा, 17 में क्या कहा गया है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखते हो कैसे क्या छुआछूत की काफ़ी भारत में हुआ करती थी सुनवाई और काफ़ी समय चलता आ रहा था ये, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, 17 आर्टिकल्स में इसको टोटली खत्म कर दिया गया है, और कोई भी अनटचेबिलिटी होगा तो उसमें एक इलीगल माना जाएगा, एक क्राइम होगा वो एक, ठीक है। एंड आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है कि जो टाइटल्स दिए जाते थे, देखते होगे जब हमने सुना है ये अंग्रेजों के टाइम पर जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, चेलागिरी बनकर रहते थे अंग्रेजों की, उनको राय बहादुर, खान बहादुर, काफ़ी सारे टाइटल्स दे दिए जाते थे, है ना। तो ये जो राय है, राय मतलब राजा भी होता है, एंड खान एक बहादुर सा एक अलग टाइटल ना दिया जाए ताकि वो सोशल में, इस सोसाइटी के अंदर लोगों से अलग दिखे, है ना। तो ये इक्वालिटी का एक वॉल्यूंस होगा, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया है। हाँ, अगर हम कुछ ऐसी योग्यता रखते हैं अपने अंदर जिससे कि हमें कुछ देश के अंदर अलग सम्मान मिलना चाहिए तो वो मिल सकता है। वो कैसे, देखते हो कि जब हम कोई भी, जब मान लो कि हमने पीएचडी कर लिया तो डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है हमें, तो डॉक्टर हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, एंड सरकार भारत रत्न देती है, है ना, भारत रत्न भी मिलता है, एंड पद्म विभूषण मिलता है, तो काफ़ी परमवीर चक्र मिलता है। ये सब जो मिलता है ये एक योग्यता के बेस पे मिलता है और योग्यता के आधार पे दिया जा सकता है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आता है राइट, वो आता है राइट टू फ्रीडम का। ये आता है 19 से 22 के बीच में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हमें कौन कौन सी राइट देता है, फ्रीडम जैसे नाम से पता चल रहा है कि फ्रीडम है हमारे, और हमें कौन कौन से फ्रीडम दिए गए हैं यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ, थोड़ा इसको मैं जूम इन करके। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि कौन कौन से फ्रीडम हमें है। राइट टू फ्रीडम में जो सबसे पहला ही पार्ट है 19, उसके अंदर हमें 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, फ्रीडम ऑफ असेंबल, हमें कहीं भी खड़े होके, है ना, हम बिना हथियार के हम असेंबली में, यानी कोई, है ना, एक सभा कर सकते हैं, हम लोगों को स्पीच दे सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, हम एक एसोसिएशन खुद का बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली, हम एक देश से अपने देश के अंदर किसी भी स्टेट में फ्रीली जा सकते हैं, कहीं पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम कहीं भी जा सकते हैं। एक एक्सेप्शनल केस हुआ करता था यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का, जो वो भी अब थे आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद, ये भी हमें मिल चुका है राइट सब, है ना। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, हम जो भी हमारा पैशन है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं बाय एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमारे जो 6 दिए गए हैं अधिकार, कह सकते हो राइट्स 19 में, ठीक है। एंड इसके बाद भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो आपको बताना है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। ये काफ़ी बार एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाता है, ये क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये तब, यानी कि आप कोई एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जब किसी भी एक इंसान को, एक पर्सन को, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, वो अरेस्ट करने के बाद, है ना, उस मतलब कि ऐसे बंदे को अरेस्ट किया गया है जिसके खिलाफ में मतलब कोई ऐसा नहीं है, जैसे मान लो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो इसका मतलब जो मेन है, एक ऐसे बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है जिससे ये लगता हो कि वो आने वाले इन फ्यूचर में वो कुछ ऐसा खतरा पैदा कर सकता है जिससे कि देश को, है ना, मतलब कि काफ़ी हमारे देश की जो यूनिटी है और देश की जो पीछनेस है वो भंग हो जाएगी, वॉल्यूंस कर सकता है ये, तब जाके ये इसके तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल इज कॉल्ड एन, क्या कहते हैं इसको, एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने रखे हुए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट टू पनिश अ पर्सन, इसका मतलब लोगों को दंड देना या पनिशमेंट देना नहीं होता, बल्कि वो करने से रोकना होता है, या वो जो क्राइम वो करने वो जा रहा है ना, ऐसा मतलब एक शक के आधार पे कह सकते हो, है ना। तो इसको कहा जाता है क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ठीक है। एंड नो वन कैन बी डिटेन्ड मोर देन 3 months, और 3 महीने से ज़्यादा भी उसको नहीं रखा जा सकता। अगर रखना भी है तो सबसे पहले हाई कोर्ट के जज से पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है। द परमिशन हु इज डिटेन्ड हैज़ द राइट टू नो द पीरियड फॉर विच ही विल बी डिटेन्ड। देखो सबसे पहले जिसको रखा गया है उसके पास एक राइट भी है जानने का कि उसको आखिर क्यों रखा गया है, द रीजन वाई इज डिटेन्ड, एंड हैज़ अ राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशंस अगेंस्ट द डिटेंशन, और साथ ही वो इसके लिए अपील भी कर सकता है कि उसको क्यों ऐसा किया गया और क्यों रखा गया है। तो ये राइट देता है हमें, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए एंड प्रिवेंशन में। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिटेंशन वाला एक्ट समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास राइट टू एजुकेशन,
ठीक है। राइट टू एजुकेशन पहले क्या था ना, ये एक डीपीएसपी में इसको जोड़ दिया गया था, एंड डीपीएसपी में भी था, एंड साथ ही हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज में 2002 में उसमें भी इसको जोड़ दिया गया, लेकिन पहले डीपीएसपी था ये। और डीपीएसपी हमें पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को दिया है, ना कि पब्लिक को दिया है, इसलिए स्टेट के ऊपर मर्जी है वो इसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पब्लिक सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकती। इसलिए अब क्या हुआ कि ये जो राइट टू एजुकेशन है डीपीएसपी से हटाकर फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया, वो भी किसमें, राइट टू एजुकेशन, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल हमारा 22, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, उसमें डाल दिया गया। राइट टू लिबर्टी के अंदर आवर कंट्री विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 16 to 14, दिस राइट टू प्लेस्ड अंडर राइट टू लाइफ, ठीक है। ये जो है इसको राइट टू लाइफ के अंदर ही किया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 25% ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन प्राइवेट एंड माइनॉरिटी स्कूल्स, और ये बिल्कुल किया भी गया है, और ये सीट रिजर्व भी है। इन केस ऑफ एनी एक्सपेंसेस एक्योर देन इट विल बी टेकन केयर बाय द सेंटर एंड द रेस्पेक्टिव स्टेट। और राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स कब, 1 अप्रैल 90, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, और इसी एक्ट के तहत ये इम्प्लीमेंट भी हुआ। क्लियर है। इसके बाद हमारे कुछ और भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि राइट टू फ्रीडम में ही डाला गया है, वो है आरटीआई। आरटीआई 2005 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। आरटीआई हम किसी भी, यानी कि द राइट अलाउ सिटीजन टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। अब हमें कुछ भी जानना है, चाहे गवर्नमेंट से, हमें प्रधानमंत्री या किसी से भी कुछ भी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो मोदी जी यात्राएं करते हैं उसमें कितना खर्चा आता है, इसके ऊपर एक आरटीआई डाला गया था, उसका भी रिपोर्ट आ गया है ना। तो कुछ भी हम जान सकते हैं। हमें जब लगता है कि हमें ये जानना है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो हम जान सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी हो या कोई पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी हो, उनसे, ठीक है। दिस राइट कर्ब्स करप्शंस एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। करप्शन को बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये इम्प्लीमेंट मनमोहन सिंह को जब गवर्नमेंट है तब लागू किया गया था इसको, आरटीआई एक्ट 2005। क्लियर है। चलिए, एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट थर्ड हमारा ये राइट है, फंडामेंटल राइट्स। इस राइट्स के अंदर क्या है, प्रोविजंस ऑफ ट्रैफिक की, जो आप देखें जो ट्रैफिकिंग की जाती है ह्यूमन बींग्स की, ज़बरदस्ती लेबर का काम करवाया जाता है या उनका खरीद फरोख्त किया जाता है ट्रैफिकिंग या इलीगल तरीके से, तो इसमें मना कर दिया गया है। ये जो राइट है हमारा, ये 23 से 24 में है, क्योंकि 23 में तो ये है एंड 24 में ये है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री सिटीज, यानी कि जो ख़त्म कर दिया गया है कि फैक्ट्रीज में देखते हो कि काफ़ी लोग 14 एज के और 14 से भी कम होते हैं, उनसे ज़बरदस्ती लेबरिंग करवाया जाता है और उनसे मजदूरी करवाया जाता है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो राइट आता है वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये राइट जो है वो 25 से 28 के बीच में है। 25, 26, 27 एंड 28, ये 4 राइट्स हमारे। फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन एंड हम देखेंगे कि हम कोई भी अपना रिलीजन अपना सकते हैं, हम उसका प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं, उसका प्रीचमेंट भी कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने बातों को फैला भी सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड फ्रीडम है हमारे पास फ्रॉम पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्स फॉर मेंटेनिंग पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार अगर ये बोल दे कि भाई तुम इस पर्टिकुलर रिलीजन से हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। जैसे याद करो कि मुगलों के टाइम में ये इंप्लीमेंट किया गया था कि जजिया नामक एक कर दिया जाता था, जो भी नॉन मुस्लिम हुआ करते थे उनको, है ना। तो ऐसा भी इम्प्लीमेंट काफ़ी देखा गया, इस वजह से ये भी ख़त्म कर दिया गया है 27 में। एंड 28 क्या है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होगा इंस्टीट्यूशन में वो नहीं दिया। यानी कि कोई भी स्टेट फंडेड या स्टेट्स का कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल एक रिलीजन्स को ही पढ़ाया जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, धर्म का प्रचार करना हमारा एक राइट है, हम कर सकते हैं हम अच्छी बातों का, जैसे कि चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल में हो, सब में तो एक ही एक बात है, कोई ऐसी जो है ना जो इंसानियत में, एक इंसान में इंसानियत को सिखाती है, और ये सभी धर्म में एक ना कोई एक बात है जो हमें सीखनी चाहिए। तो ये एक हमारा एक पर्सनल मैटर हो जाता है धर्म, स्टेट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन सेकुलर के साथ साथ हमारा देश एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अगर रिलीजन में लगे कि यहाँ पे जरूरी है
यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें इंटरफेयर करना, तो स्टेट इंटरफेयर करती है वहाँ पे। जैसे हम देखेंगे कि 3 तलाक का मामला था, उसमें इंटरफेयर किया गया, महिलाओं पे काफ़ी वॉयलेंस होता था, काफ़ी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये सब किया गया। तो जहाँ पे लगे रिलीजन्स के अंदर, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो जहाँ पे भी ऐसा लगता हो वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 5th है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें ये जो हमारे पास राइट है वो ये राइट 29 से 30 में है, ठीक है, 29 और 30, एक ये और एक ये 2 राइट्स के अंदर हमारे पास राइट टू क्या है हमारे पास, जो हमारे पास हमारे जो खुद के जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट एंड कल्चर है, हम उसको कंजर्व कर सके, है ना, हम उसको बचा के रख सके। जैसे आज भी काफ़ी आदिवासी लोग हैं, सरकार उनके कल्चर्स पे, कस्टम्स पे काफ़ी खर्च करती है ताकि उनको लुप्त होने से बचाया जा सके, है ना, क्योंकि वो एक चला आ रहा है काफ़ी दिनों से आदिवासी लोगों पे, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं, ट्राइब्स वगैरह हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखेंगे हम कि हमारे पास हम अपने ही धर्म को लेकर या अपने कल्चर्स को लेकर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल खोल सकते हैं। जैसे देखोगे मदरसे खोले होते हैं, है ना, यूपी वगैरह में कोई कुछ ईसाइयों अपने आसपास के माहौल के देखते हुए हम अपने रिलीजन्स को या कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 32 है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कहा है, एक आत्मा कहा है। इसमें ऐसा क्या है, देखो, राइट विल बी ऑफ नो यूज इफ दे आर इन प्रोटेक्ट। देखो सही में ये बात तो है ही है, उनका कोई यूज नहीं रह जाता अगर उनका कोई प्रोटेक्शन ना मिला हुआ हो, है ना, उनको कोई प्रोटेक्टेड ना किया गया हो। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अस टू टेक हेल्प फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ इन आवर फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेटेड। अगर ये वॉयलेट होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इसको फर्स्ट कैटेगरी का राइट भी कहा जाता है, क्योंकि इन राइट्स के अंदर हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का एक अधिकार मिल गया है। अब जब हम एक बार एक डिफरेंस करेंगे कि भाई अगर राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास अब नहीं है ना, मैंने आपको बताया ना अभी कि राइट टू प्रॉपर्टी जब तक ये फंडामेंटल राइट्स था तो हम इसके वॉयलेंस होने पे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। इसको हटाने का मकसद ये था कि मान लो कि गवर्नमेंट ना कोई वेलफेयर के लिए कोई काम करे, और सरकार को मान लो कि यहाँ की प्रॉपर्टी चाहिए, कि भाई सरकार यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने जा रही है, हॉस्पिटल या कुछ भी बनाने जा रही है, तो सरकार को दिक्कत आती थी। क्यों? क्योंकि भाई फंडामेंटल राइट्स था लोगों का, और सरकार उसके किसी लोगों की जमीन ये भी लेती थी तो जनता पहुंच जाती थी सुप्रीम कोर्ट। भाई सरकार को दिक्कत आ रही है वेलफेयर काम में, सरकार ने क्या करते फटाफट इसको हटाया, और वेलफेयर काम में कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए इसको आपको जाए ही ना कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो एक मेजर रीजन ये भी था, रीजन्स काफ़ी सारे हैं इसके, तो मेजर रीजन्स में ये था वेलफेयर काम में रुकावटें आ रही थी गवर्नमेंट की, इसलिए इसको हटा दिया गया। अब हम ये बात करते हैं कि जब कोई जाता है सुप्रीम कोर्ट अपने राइट्स के वॉयलेंस के अगेंस्ट में, भाई उसको काफ़ी दिक्कत आ रही है उसको राइट्स में, तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारे राइट्स होते हैं, वो जारी कर सकता है। कौन कौन से? इनको रिट्स कहा जाता है। रिट्स मतलब एक आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट क्या करे, फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लागू करवाता है। तो ये 6 हैं पॉइंट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस से, राइट प्रोविजन से, राइट टू सर्टोरी हैंड, कोवारेंटो है। अब इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट जाता भी है तो उसके पास क्या क्या राइट्स है यहाँ पे, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, हाँ जी, तो सबसे पहला जो हमारे पास राइट होता है वो आता है कौन सा, हैबियस कॉर्पस। देखो इसका मतलब क्या होता है, बंदी प्रतिरक्षीकरण, इसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब सिंपल है, किसी को जेल में डाल दिया गया हो, है ना। इफ समवन, कोई भी मान लो कि इफ समवन इज अनलॉफुली डिटेन्ड, यानी कि उसको है ना ऐसा लगा हो कि उसको इलीगल तरीके से एक बंदी बना लिया गया हो, तो उसको छूटने यानी कि रिहा करने का, इसको बेल देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी पर्सन को लगता हो कि स्टेट द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, है ना, जबरदस्ती अगर अरेस्ट कर लिया हो, जबरदस्ती भी अगर अरेस्ट उसको कर लिया गया हो, तो उससे उसका फंडामेंटल जो राइट्स है उसका वॉयलेंस होगा। तो इस मामले में वो याचिका दायर कर सकता है ना, एक अपील कर सकता है, जिसको हम पिटीशन कहते हैं, पिटीशन डाल सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देन सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जारी करेगी इस मामले में उसको कहेंगे हैबियस कॉर्पस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है मैंडामेंट्स। मैंडामेंट्स में क्या होता है, इसमें बोलते हैं परमादेश, हिंदी में कहते हैं इसको परमादेश, यानी कि सबसे बड़ा, यानी इसमें सिंपल बात है, इसमें देखो वी ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर की बात आएगी, आस्क्स एन इंडिविजुअल ऑफ लोअर कोर्ट टू डू एन एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है
कि जो निचले की अथॉरिटी है उनको जारी करती है सुप्रीम कोर्ट ये, ठीक है। निचले के जो लोअर कोर्ट्स वगैरह हो गए उनको ये ऑर्डर दिया जाता है। जैसे इसमें क्या कहा जाता है, चलिए आपको मैं बताता हूँ ये क्यों जारी किया जाता है। देखो, जब कोर्ट को ये लगता है कि ऊपर की जो संस्थाएं हैं, है ना, यानी कि जैसे कि मान लो लोअर कोर्ट से कोई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि हाई कोर्ट या नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी सबऑर्डिनेट जो भी कोर्ट ऐसा लगे कि भाई कोई वो काम सही से नहीं कर रहे, तो क्या करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ये केस इनसे मना कर देते हैं, वो अपने पास मंगवा लेते हैं या उनको काम करने के लिए कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि मान लो कि कोई बंदा है, कोई पर्सन है और इनकी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो काम करवाने गया है या किसी भी वजह से, और इसने ना मना कर दिया हो। तो जब मना कर दिया तो मना क्यों किया गया, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है भाई मना क्यों किया, इसका काम करो, पहले इसकी सुनवाई करो। तो ये हमारे पास राइट्स हैं। तो जब न्यायालय को, जब कोर्ट को ये लगता है कि जो भी नियम है वो रूल्स को सही से फॉलो नहीं किया जा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये। चलिए, हाँ, और अगर ये इन्होंने नकार भी दिया, इन्होंने डिनाई कर दिया, सब मना कर दिया करने से, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है मैंडेबस, ताकि वो कारण पूछ सके कि ऐसा क्यों किया गया है ना, कारण पूछा जा सके कि तुमने मना किया तो क्यों किया, इसका कारण बताओ, तो कारण बताओ, नोटिस जारी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, हाँ जी, प्रोहिबिशन। अब इसमें क्या होता है, चलिए पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि मना करना, रोकना। देखो, आस्क अ लोअर कोर्ट टू बी इन द लिमिट्स ऑफ देयर अथॉरिटी एंड नॉट टू डू समथिंग। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मान लो किसी भी लोअर कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, है ना, निचली की जो अदालत है उसके राइट्स में वो आदेश नहीं आता, फिर भी उसने वो ऑर्डर दे दिया है। जैसे मान लो कि कोई लोअर कोर्ट ऐसी है जिसके अंडर में हैंग का नहीं आता है ना, किसी को फांसी देना, हैंग आउट करना को उसके हाथ में नहीं है। अगर उसने ये सजा सुना दी है तो ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है। ठीक है, तब जारी किया जाता है प्रोविजंस। ठीक है, रिट ऑफ प्रोविजंस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है सैटोरी। ये देखो, रिट ऑफ सैटोरी, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब मैंने आपको बता दूं, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है। ये बच्चे हिंदी वाले भी काफी दिक्कत दे सकते हैं कि इन फ्यूचर जो वीडियो इसको देखेगा, प्रतिषेध कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं हिंदी में सैटोरिस का मतलब उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। ठीक है, याद रखना ये सारे पॉइंट्स जो है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना। सैटोरी कैसे, आस्क अ लोअर कोर्ट टू सबमिट द रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर केस टू हायर कोर्ट, यानी कि जो हायर लोअर कोर्ट है उनको ये आदेश जारी किया जाता है कि जो तुम्हारे पास ऐसे पेंडिंग जो केसेस हैं उनको हाई कोर्ट या जो ऊपर के कोर्ट्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर कर दो, है ना, इन्फॉर्म करने के लिए, है ना। तो ये जारी किया जाता है कभी कभार, और कभी लगता है कोर्ट्स को कि ऐसे कुछ खास मामले हैं, उनका सुनवाई या उनका रिव्यू करना चाहिए या उनको अपने पास मंगवा लेना चाहिए, तो वो निचली लोअर कोर्ट से भी अपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकती है। ठीक है, ये होता है सैटोरी यानी उत्प्रेक्षण का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिकार प्रक्षा यानी कि क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, इसका मतलब क्या होता है, आस्क अ पर्सन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड एन ऑफिस और हैज गिवन एन ऑर्डर। किसी को ये पूछना, किसी भी पब्लिक अधिकार से, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक मान लो एक पद पे बैठा हुआ है, एक पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो पब्लिक अथॉरिटी पे, तो वो किस बिहाफ पे उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, और अगर उसने कोई ऑर्डर भी दे दिया तो उसने किस बिहाफ पे ये ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो उसके इस ऑर्डर को, उसके इस पोस्ट को कि वो लीगल है या नहीं, इसको जांचने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को वारंटो जारी करती है और इसमें जांच किया जाता है कि उस पद पे रहने का अधिकारी है या नहीं है। ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें टोटल जो हमारी बात है ये फंडामेंटल राइट्स की है। तो 32 राइट्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं जो रिट्स जारी किए जाते हैं आर्टिकल्स के, 32 आर्टिकल्स के अंडर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स से काफी छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके जो राइट्स हैं हमें ये पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बार शॉर्ट्स में एक बार बता देता हूँ मैं। ये देखिए, राइट टू इक्वलिटी जो है ये हमारा 14 से 18 है। फ्रीडम 90 से 22 है। 23 से 24 है। रिलीजन 25 से 28 है।
एंड कल्चरल 29 से राइट टू एजुकेशन 30 है और रेमेडीज 32 है। तो ये राइट्स हमारे हमें टोटल इनके पॉइंट्स इनके पता होना चाहिए, और जो हमने अभी रीड्स पढ़े ये रीड्स हमें पता होना चाहिए, पांचों के पांचों रीड्स। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आज यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। टॉपिक समझ में आ गया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।